नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इंडिया अलायंस को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीट शेयरिंग पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी शामिल हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर बात हुई है। वैसे आज सुबह भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग वर्चुअल थी। मीटिंग का एजेंडा तो था सीट शेयरिंग पर बात करने का और कन्वीनर पर सिलेक्शन करने का, लेकिन 2 घंटे के बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो ना सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला बना और ना ही गठबंधन का कोई संयोजक चुना जा सका। मोदी सरकार को संकट में डालने के मकसद से बने इंडिया गठबंधन के नेताओं में ही भरोसे का संकट दिख रहा है। ऐसा लगा कि मोदी को हटाने के लिए भले ही इन नेताओं ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन खुद इन नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जो नीतीश कुमार इतने महीनों से इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनने का ख्वाब पाले हुए थे, उन्होंने आज संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनकर अब शायद उन्हें कुछ हासिल नहीं, या उनको लगता हो ये उनके खिलाफ कोई साजिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आज इंडिया अलायंस का चेयरपर्सन चुन लिया गया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में ही कोई खास उत्साह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा है कि खड़गे को आगे करके इंडिया अलायंस के कुछ नेता राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाहते हैं। कन्वीनर पद के लिए इंडिया अलायंस के पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, उसे लेकर अब बीजेपी भी गठबंधन पर तंज कस रही है। संयोजक पद की सियासत को लेकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने क्या कहा और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलायंस के नेताओं की इस वर्चुअल मीटिंग पर कैसे तंज कसा, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच के ट्रस्ट डेफिसिट पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। प्रस्ताव आया, मैंने बताया संयोजक का प्रस्ताव आया था। किस ओर से सर, किस ओर से? तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। भारतीय जनता पार्टी जब तक गठबंधन के नेताओं के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं होता, इसी तरह तंज तो कसेगी। और आप गठबंधन की तरफ से सोचें तो आज जो खबरें आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि नीतीश जी ने अभी तक इस पर हामी नहीं भरी है। तो एक दलित को अलायंस का अध्यक्ष और एक पिछड़े वर्ग के नेता को संयोजक बनाने की कोशिश है। लेकिन आज शाम होते होते खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार अभी भी माने नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि लालू जी चाहें तो लालू जी संयोजक बन सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, विधायक भी हैं दिल्ली के। कुलदीप जी आपका बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बस थोड़ी देर में। राजीव जी, आज की बैठक के अंदर जो हुआ, आप ही के पार्टी के एक नेता ने बाहर निकल करके ये बताया कि अपनी अभी फिलहाल अनिच्छा जाहिर की है संयोजक पद पर जाने के लिए नीतीश कुमार जी ने। खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाना, नीतीश जी को संयोजक बनाना, बहुत से समीक्षक ये कह रहे हैं क्या इस सब के लिए बहुत देर नहीं होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी कोई देर हुई। देखिए, 2 अलायंसेज हैं इस देश में।
2024 का मुकाबला इन्हीं दोनों अलायंसेस के बीच होना है। एक तरफ जिनकी सरकार है और एक तरफ वो दल जो इन्हें सरकार से बाहर करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये एक मुखर जीवंत गठबंधन है। हम फैसले सर्वानुमति से लेते हैं। 28 दल, कभी कोई नेता अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध हो या नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर बैठकों में ज़्यादातर नेता उपस्थित रहते हैं और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा है। अगर इसके उलट दूसरी तरफ हम देखें तो पहली बैठक एनडीए अलायंस की तब हुई जब हम लोगों ने पटना की बैठक की और उसके बाद उनके यहाँ कोई बैठक नहीं हुई, उनके यहाँ कोई कन्वेनर नहीं चुना गया। जबकि पहले जॉर्ज साहब होते थे, उसके बाद शरद यादव जी लंबे समय तक रहे। उनके यहाँ कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ज़रूरत उन्हें है जी। इसलिए कि जातीय जनगणना के सवाल पर अकेले उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख दल तो लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में दिख रहे हैं। चाहे वो हम कह सकते हैं कि आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, वो लगातार मुखर रहे हैं। भगवान श्री राम पर उनके अलायंस में ही 2 तरह की बातें कहने वाले लोग हैं। संजय निषाद का जो बयान है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सदमा है। ये अलग बात है कि वो पहले दिया गया बयान है। अब सवाल है कि हमारे यहाँ की बात, तो निसंदेह इस सभी घटक दलों ने जातीय जनगणना के साथ जाने का निश्चय किया और सब अपने अपने चुनावी सभाओं में इसकी चर्चा भी करते हैं। डेमोक्रेटिकली ये तय हो कि कौन चेयरपर्सन हो तो निसंदेह उसमें हमने अपनी राय, और संजय झा जी ने भी आपको बताया कि हमने अपनी राय रखी है। नीतीश कुमार जी ने पूर्व में भी अनेक अवसरों पर कहा कि वो कन्वेनर पद के प्रत्याशी नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो इसीलिए उसी रास्ते पर आज उसी परिप्रेक्ष्य में उनके बयान को आज उनके नाराजगी जी, हालांकि वो लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी को शायद अब लग रहा है कि देर बहुत हो गई और अब संयोजक बने भी तो क्या, वो तो सबको साथ लाने वाले नेताओं में से थे, सबसे पहल करने वाले नेता वो थे, तो इतना वक्त उनको इग्नोर किया। अब अगर ये प्रस्ताव उनको दिया भी जा रहा है तो उसका मतलब नहीं। मैं आता हूं राजीव जी, अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर भी बड़ी देर में आई है और एक वक्त तो लगने लगा था कि ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। खड़गे साहब से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राहुल गांधी भी शामिल थे। और ये भी अब किसी से छुपी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से मिलने की काफी दिनों से इच्छुक थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। शायद राहुल गांधी समय नहीं दे रहे थे। पंजाब और दिल्ली के गठबंधन को लेकर के सबसे मुश्किल माना जा रहा था कि यहां समझौता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एक इच्छा है कि समझौता हो। भले पंजाब में एक फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। तो कुलदीप जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। कुलदीप जी, केजरीवाल जी की मुलाकात राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है, मतलब दिल्ली पर बात बन गई आपकी? देखिए, निश्चित रूप से ये इंडिया अलायंस तो देश की उम्मीदों का अलायंस है, देश के लोगों का अलायंस है और इस पर तो बात बननी तय है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस जो है देश के लिए आगे बढ़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उसी मजबूती के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लगातार सीट शेयरिंग की बात हो रही है, सीटों की उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, फिर कॉमन मिनिमम एजेंडे में बात होगी, फिर उसके बाद आगे प्रचार प्रसार में बात होगी। तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है, सौरभ भाई, बिल्कुल अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया अलायंस है, ये 28 दलों का अलायंस है। ये भाजपा का वो वाला अलायंस नहीं है, इसमें 38 दल हैं, लेकिन आज तक ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई सीट शेयरिंग हुई, ना कुछ हुआ। ये वो वाला अलायंस नहीं है, तो देश के लोगों का अलायंस है और ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपका जो अलायंस है ये दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या पंजाब भी जाएगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 13 की 13 लड़ेंगे, आप कह रहे हैं हम 13 की 13 जीतेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई अलायंस दिल्ली और पंजाब का नहीं है, ये देश का अलायंस है। ये देश के लिए अलायंस है और पूरे देश भर में अलायंस होगा। ये 2024 के आम चुनावों का अलायंस है, तो ये दिल्ली भी जाएगा, पंजाब भी जाएगा, बाकी राज्यों में जाएगा, पूरे देश भर में अलायंस होगा। तो निश्चित रूप से हर जगह आम आदमी पार्टी की उपस्थिति होगी। हर पार्टी जो इसमें 28 दल हैं उन सबकी भागीदारी होगी और उन सबके साथ मिलकर ये अलायंस जो है आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं देश का अलायंस है। आज देश के 3 बड़े नेता तो इस बैठक में नहीं थे, जो वर्चुअल मीटिंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी नहीं थे। बहरहाल फिर भी फैसला तो हुआ कि 2 पद बनाएंगे। एक पद अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस पर आसीन किया गया है और संयोजक को लेकर अभी भी बात चल रही है नीतीश कुमार जी से। तो तहसीन पूनावाला, आपको लगता है, स्वागत पहले आपका,
आपको लगता है कि अभी देर नहीं हुई है और आगे क्या हासिल है अब ये जो अध्यक्ष और कन्वीनर की पोस्ट क्रिएट की गई है? सौरभ भाई, सबसे पहले तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जो आपका स्पष्ट सवाल है, क्या देर हो चुकी है, मुझे लगता है, हालांकि मैं इंडिया अलायंस का सपोर्टर हूँ, थोड़ी सी देर हो चुकी है, मैं ये बात मानता हूँ। क्यों आपके शो पर क्यों गलत बात करूँ? ये थोड़ा जल्द होना चाहिए था। ये सितंबर में जब हायत में मीटिंग हुई उसके बाद ये हो जाता तो बेटर होता। बिकॉज देखिए क्या है कि आपको एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है। पॉलिटिक्स मोमेंटम पर चलती है, पॉलिटिक्स सिर्फ गणित पर नहीं चलती है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ कि गणित और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक फर्क होता है। तो पॉलिटिक्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, वो थोड़ा सा जल्दी होता, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको अपना एजेंडा सेट करना होता है। दूसरी बात, तो थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी भी समय है, आप चुनाव जीत सकते। लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या करना है? चुनाव जीतने के लिए भाजपा को कोसना जरूरी नहीं है। भाजपा में जरूर हमें खामियां निकालना है, लेकिन लोग हमें इसलिए वोट नहीं करेंगे। हमें इसलिए अपने आप को इसका हिस्सा मानता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, मैं डेस्परेट हूं भाजपा हारे। लेकिन भाजपा कैसी हारेगी? भाजपा सिर्फ ये कहने से कि भाजपा खराब है, उन्होंने कुछ किया नहीं, उससे नहीं हारेगी। हमारे ऑल्टरनेटिव्स क्या है, हम लोगों के सामने क्या ले जा रहे, हम अगले 5 साल का विजन लोगों को क्या दे रहे, इससे भाजपा हारेगी। 10 साल में हमें उनकी क्रिटिसिज्म जरूर करनी है, लेकिन हमें अपना ऑल्टरनेटिव भी देना है। सिर्फ लोगों को कहना है भाजपा हराओ, मोदी जी को हटाओ, इससे हमें वोट नहीं मिलेगा। ये एक बात है। दूसरी बात है कि आपका जो सवाल था दिल्ली, पंजाब वगैरह, केरला को लेते, मैं आपके शो पे मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वर्कर्स है, और आम आदमी पार्टी के भी शायद कार्यकर्ता वर्कर्स है, वो पंजाब में शायद अलायंस नहीं चाहते, और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अलायंस करोगे, भाजपा वहां पे ग्रो करेगी। तो आपको अपना अलायंसेस वहां पर करना जरूरी है जहां पर आपको अलायंस की जरूरत है। जैसे दिल्ली, पंजाब में ना करे, आप लड़े एक दूसरे के खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा तो वहां पे गेन नहीं करेगी। मान लो आम आदमी पार्टी ने 13.5 सीट जीत के, या वो 10 सीट जीती, कांग्रेस 3 जीती, हो गए तो बीजेपी के खिलाफ। मान लो केरल में कांग्रेस ने सीटें जीत ली 15, वो तो कांग्रेस। ये बात तो आपकी चलिए समझ में आती है, जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा हमें एक ऑल्टरनेट देना है देश के सामने। अभी तो फिलहाल अगर खड़गे साहब को चेयरपर्सन बनाया जा रहा है या नीतीश जी को आगे किया जाता है कन्वीनर के तौर पर, आपको नहीं लगता कि लोगों के दिलों में, दिमाग में एक सीधा कंपैरिजन होगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार? इस सवाल पर मैं आपके पास आऊं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। देखिए, आज खड़गे साहब को चेयरपर्सन या अध्यक्ष बना दिया गया है गठबंधन का, एक दलित नेता और एक पिछड़े वर्ग के नेता को। अभी नीतीश जी के नाम पर बात चल रही है, वो कह रहे हैं लालू जी बन जाएं तो बेहतर है, उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। तो उन्होंने चलिए 2 पोस्ट तो क्रिएट कर ली अपनी। देखिए, अभी तहसीन भाई ने जो बोला, युवा नेता है, तो एक बात तो उन्होंने अच्छी बोली कि केवल निगेटिव आधार के ऊपर कोई गठबंधन नहीं चल सकता है, केवल भाजपा हटाओ के ऊपर। पर देखिए, वो जोशो जुनून में एक चीज और बोल गए कि मैं डेस्परेट हूं कि भारतीय जनता पार्टी हटे। यानी वो अपनी राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका की लक्ष्मण रेखा से थोड़ा आगे चले गए कि जब उनके मुंह से निकला कि मैं डेस्परेट हूं कि भाजपा हटे। मगर जो उन्होंने बोला, मैं उसी के अनुसार भारत की राजनीति का विश्लेषण करता हूं। देखिए मान्यवर, हम उन गठबंधनों के भी साक्षी रहे हैं जो केवल इस मुद्दे पे थे कि हटाना है। 1977 जनता पार्टी का चुनाव, हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में। मतलब लोग इस सीमा तक चले गए कि सारी पार्टियां समाप्त और वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। केवल एक मोटिव था कि इंदिरा गांधी को हराना है। मगर क्या हुआ, उस भयंकर इमरजेंसी के दौर के बाद भी सत्ता आते ही आपस में जो टकराव बिखराव शुरू हुआ कि 2 साल के अंदर वह गठबंधन गिर गया। और जिस समय वो गठबंधन गिरा था, उसमें सबसे बड़े घटक दल हम थे, जनसंघ के 95-96 एमपी थे। अटल जी के मन में जो एक बहुत वेदना हुई थी, तो उन्होंने कविता की एक पंक्ति में कही थी, वो आज बिल्कुल साक्षात्कार दिखाई पड़ती है। उन्होंने, आपने उनकी वो कविता बहुत सुनी होगी ना, गीत नया गाता हूं, पर उस समय उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। और तब उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वो आज इनकी स्थिति। अब आइए एक सकारात्मक गठबंधन। फिर देखिए, हमें रोकने के लिए 2 बार सरकारें बनी, देवगौड़ा जी की और गुजराल जी की। होल सोल मोटिव बीजेपी को रोकना है। और चंद्रशेखर जी की सरकार भी बनी, जब वीपी सिंह सरकार गिरी, बीजेपी ना आने पाए इसलिए रोकना है।
तीनों सरकारों का क्या हश्र हुआ, उस समय देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। चंद्रशेखर जी के समय में चाहे वो सोना गिरवी रखा गया हो, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ हो, वो सब हुआ। फिर सकारात्मक गठबंधन पे सरकार बनी, जो एक ऑल्टरनेटिव रखा हमने अटल जी के नेतृत्व में, और 98-99 में सरकार चलाई। फिर मोदी जी का समय आया, हमने स्पष्ट और मजबूत ऑल्टरनेटिव रखा और मजबूत और शानदार सरकार चलाई, और जनता ने अगली बार हमें झोली भर के और बहुमत दिया। यानी यह बात बहुत साफ है कि सकारात्मक और सही गठबंधन की दिशा में ही लोग वोट करते हैं। केवल मोदी हटाओ, भाजपा हराओ, इसके नाम के ऊपर अब देश का युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध है, साक्षरता की दर अब 80% से ऊपर है, हर व्यक्ति, ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है। किसी भी घटना की सच्चाई चंद मिनटों में, अगर कोई उसमें फेक न्यूज भी हो तो कुछ घंटे लगा दीजिए, 1-2 घंटे में आपको समझ में आ जाता है कि सच है या खबर गलत है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ है कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन और दूसरी तरफ विपक्ष का भ्रम से भरा हुआ गठबंधन। एक जवाब दे रहे थे, तो ये भरोसे और भ्रम के बीच का चुनाव है। मैं सुधांशु जी को एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं डेस्परेटली चाहता हूं बीजेपी हारे, क्योंकि मूल तरह मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, बट मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं जो मैंने पहले कहा कि आई एम नॉट द टारगेट ऑडियंस इंडिया अलायंस के लिए। मैं तो बीजेपी को खिलाफ ही वोट करूंगा, मैं इंडिया अलायंस को वोट करूंगा, कांग्रेस को वोट करूंगा। जो फेंस सिटर्स है, अगर आपको उनको इंडिया अलायंस की तरफ लाना है तो उनको हमें अपना एजेंडा देना होगा। इसलिए मैं पॉजिटिव राजनीति की बात कर रहा हूं। जो अपने बीजेपी के कोर वोटर्स या कांग्रेस के कोर वोटर्स है, वो तो अपने पार्टी को ही वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स है। बाकी लोग जो बीच के लोग हैं, जो फेंस सिटर्स है, अगर उनको आपकी ओर आकर्षित करना है, सौरभ जी अगर मुझे आप 30 सेकंड दे दें, तो मान लीजिए 2 रेस्टोरेंट है सामने सामने, एक रेस्टोरेंट का नाम है बीजेपी, एक रेस्टोरेंट का नाम है इंडिया। बीजेपी के रेस्टोरेंट में आपको पता है आपका स्टार शेफ है नरेंद्र मोदी जी, फिर आपके सू शेफ है अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, गडकरी जी, जयशंकर जी, पीयूष गोयल जी, सुधांशु जी, राजनाथ जी। आपको उनके डिश पसंद आए या ना आए, आपको पता है आपको क्या मिलने वाला है। पर इंडिया अलायंस में हमें ये नहीं पता हमारा स्टार शेफ कौन है, हमें ये नहीं पता कि आगे के हमारी शेफ्स क्या है, हमें ये नहीं पता बूफे मिल रहा है, आला कार्ट मिल रहा है। अब भूख लगी है, लंच का समय है, सिर्फ ये कहना कि बीजेपी का रेस्टोरेंट खराब है, उससे आपके रेस्टोरेंट में लोग नहीं आएंगे। आपको रेस्टोरेंट का मेन्यू देना होगा, लोगों को बताना होगा आप क्या दोगे, तब लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे। तो ये जो एक एग्जांपल है, मैं बार बार इंडिया अलायंस को देता हूं, जब तक हम अपना ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं देते, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मॉडल है। केजरीवाल जी का एजुकेशन और हेल्थ केयर मॉडल, ममता जी का गवर्नेंस का मॉडल, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का मॉडल, बहुत शीला जी का डेवलपमेंट का मॉडल, उसके अगेंस्ट है मोदी जी का मॉडल। जब तक हम अपना ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं देंगे, तमिलनाडु का ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मेन्यू कब बताएंगे लोगों को, शेफ कब रखेंगे? अभी केवल दुकान पर बोर्ड लगा है। सवाल था वही जो आपका मूल सवाल था कि क्या थोड़ी सी देर हो चुकी है, मैं मानता हूं थोड़ी देर हो चुकी है, बट ऑल इज नॉट लेस। अभी भी अगर हम पॉजिटिव राजनीति करें, बीजेपी के ट्रैप पर ना गिरे, अपनी बात रखें, अपनी बात जनता और आवाम के सामने रखें, आज भी इंडिया अलायंस जीत सकता है। आज भी बीजेपी को पीक पे 37-38% वोट मिलता है, बाकी वोट बीजेपी के अगेंस्ट है। आप उसको ला सकते हैं, लेकिन फेंस सिटर्स को लाने के लिए पॉजिटिव राजनीति कर। लेकिन अगर 8 महीने बाद भी ये नहीं पता कि हमारा विजन क्या है, हमें जनता को क्या अल्टरनेट विजन देना है, तो और कब पता चलेगा? चुनाव में 2.5 महीना रह गया है। मैं अरविंद जी आ रहा हूं, एक जरा सुधांशु जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। मेरा अरविंद जी, जो तहसीन जी ने जो सिमिली ड्रॉ की है, मैं इसमें एक दूसरा प्रतिमान देना चाहता हूं। हमारे हिसाब से चुनाव इसमें नहीं है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का मंदिर, मैं मंदिर का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हैं भारत माता, जिसके मुख्य पुजारी हैं नरेंद्र मोदी जी, और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ समझिए, मंदिर के दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हुए आपस में, वो कह रहे हैं हम तुलना में एक मठ बनाएंगे, और मठ बनाने के लिए बल्कि कुछ तो कहे होंगे मस्जिद बनाएंगे, कुछ कहेंगे कुछ और बनाएंगे। इसी को लेकर मतभेद हो रहा है और आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। जिसे एक कहावत होती हिंदी में, बहुते जोगी मठ उजाड़, उनकी स्थिति वैसी नजर आ रही है। और अभी इतने दिनों के बाद केवल 2 पदों पे बात हो पाई, जिसे हिंदी में कहावत होती है 9 दिन चले 2.5 कोस। तो उधर बहुते जोगी मठ उजाड़ है, इधर हमारा एक तरफ मोदी खड़े हैं, एक है जोगी धुआंधार है। तो दोनों में अंतर मैं मंदिर की तुलना से करता हूं। ठीक है, आपने रेस्टोरेंट से किया तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, बड़े दिनों से चर्चा थी, वो कहते थे नीतीश जी जो है वो चाहते हैं कि मुझे अगवा बनाया जाए इस गठबंधन का। तहसीन साहब, मैं जरा अरविंद जी को चर्चा में ला रहा हूं। और फिर ये हुआ कि साहब नहीं, वो नाराज है, उनका नाम नहीं लिया, खड़गे साहब को पीएम फेस बनाने की बात ममता जी ने कह दी। आज पता चला कि मीटिंग के अंदर उनके नाम का प्रस्ताव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव रखा, लेकिन नीतीश जी ने कहा अब हमारा मन नहीं है,
अब हम नहीं बनेंगे, अब आप लालू जी को बना दीजिए। ऐसा हृदय परिवर्तन नीतीश जी का क्यों, अरविंद जी, आपकी समझ से? सौरभ जी, पहले तहसीन जी को, छोटे भाई है हमारे, तहसीन जी ये प्लेटफॉर्म थोड़ी है। वो तो वहाँ 12 जनपद या कांग्रेस की मीटिंग में अगर ये बातें बताई जाती और अगर लागू होती तो शायद कुछ बात बनती। चलो छोड़िए इस बात को। देखिए नीतीश बाबू का क्या मामला है, वो कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, कभी इच्छा जाहिर नहीं करते। नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ये चाहते ही नहीं, हमने तो ये मांगे नहीं। ये उनका एक तरीका है और वो परिपक्व नेता भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ दिक्कत ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। बिहार में 18 साल से हैं, क्या कहाँ पहुंचाया, क्या बताएंगे लोगों को? सब जानते हैं कि ये कभी इधर कभी उधर चले जाएंगे। लालू के साथ जिंदगी ताज जिंदगी लालू के विरोध में राजनीति की है, लेकिन जरा देखा कि सीएम की कुर्सी जा रही तो पलट के उधर चले गए। देखिए इसीलिए उनको बाकी जो अलायंस के साथी है वो यकीन नहीं कर रहे हैं आज भी, और इसीलिए उनको बार बार कहने पे, तो उन्होंने तो पहले शुरू में कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, कन्वीनर बनाओ खटाखट। लेकिन वो लालू जी ने अड़ंगी मारी थी पहली मीटिंग में, उन्होंने राहुल गांधी की तरफ पे इशारा करके कहा कि भैया दूल्हा आप बनिए, हम लोग बराती हैं। तभी से ही खटास पड़ गई थी जी। ये एक मामला है, लेकिन जनता को इससे लेना देना नहीं है। और इनकी असली लड़ाई जो है ना सौरभ, ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कांग्रेस की रिवाइवल की पॉलिसी है। कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ेगी। और छत्रप अगर कंप्रोमाइज कर लेंगे, इसलिए नहीं आई ना ये, ममता नहीं आई, अखिलेश नहीं आए, उद्धव नहीं आए। अगर वो इनसे आके मीटिंग में मिल ले और समझौता एक तरीके का कर ले तो उनका खात्मा हो जाएगा। असली लड़ाई वहां लगी हुई है। अच्छा, और हम एक बात और कहते हैं कि ये सब इकट्ठे हो जाएं, पहले भी इकट्ठे हुए हैं, क्या निकला? कहीं 50% है, कहीं 60% है, कहीं 49% वोट है। पिछला रिकॉर्ड देख लो ना, ठीक है अरविंद जी, देख लो, 19 का देख अरे लो। आप कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की और उनकी पार्टी से लड़ने से पहले इन सारे रीजनल लीडर्स को, नीतीश कुमार जी भी जिनमें से एक हैं, पहले कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा। और राजीव जी के पास हम चलेंगे। आज देखिए इतना तो हुआ, दो नाम तो निकल करके आए गठबंधन में से। दूसरी तरफ एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ खड़गे साहब के पास अब एक पद है, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और गठबंधन के अध्यक्ष भी बन गए हैं। नीतीश कुमार का नाम भी इसमें आ जाता है, या कोई और संयोजक भी बनता है, मान लीजिए लालू यादव भी बन जाते हैं। तो लोगों के मन में क्या तुलना हो रही होगी? आगे हम इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। स्वागत है एक बार फिर, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। हमारे मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, अरविंद वाजपेयी जी, राजीव रंजन जी, कुलदीप कुमार जी और तहसीन पूनावाला हैं। राजीव जी, ब्रेक से पहले आपने सुना बाकी मेहमानों को भी। तहसीन पूनावाला अपनी बात कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं, वो कह रहे हैं मुझे लगता है देर हो गई है, लेकिन फिर अभी भी जरूरत इस बात की है कि हम क्या विजन, क्या ऑल्टरनेट विकल्प देते हैं नीतियों के तौर पर नरेंद्र मोदी का, देश को, भारतीय जनता पार्टी का। आज अगर माननीय नीतीश जी कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं संयोजक होने का पद, बहुत से लोगों ने कहा कि अब सीट बंटवारे की बात रह गई है, उसके आगे क्या, जनता को क्या बताना है अभी भी जो नहीं पहुंचा पाया आप जनता तक? देखिए अब तक तो जो आपके सवाल थे, कौन होगा कन्वीनर, कौन होगा चेयरपर्सन, कुछ कुछ जवाब आपको मिलने लगे हैं। सीट शेयरिंग के लिए हर राज्य से विजुअल्स आप ही दिखला रहे हैं और अलग अलग राज्यों में गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और हमें यकीन है कि थोड़ा वक्त तो निकला। मैं तहसीन की बात से सहमत हूं कि और थोड़ा पहले करना था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने के तौर तरीके हैं, जिस तरह से वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, असीमित संसाधन उनके पास है, सारे थैलीशाह उनकी मुट्ठी में है, तो निसंदेह हमारी तैयारियां जनता के बीच जल्द से जल्द हम जाएं और उनके बीच कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको तय कर पाए। लेकिन मैं मानता हूं कि अब वो काफ़ी हद तक व्यवस्थित तरीके से हम एक सही दिशा में बढ़ने लगे हैं। मैं एक बात कहूँगा, मैं कई बार सुनता हूँ वाजपेयी जी को या एलजेपी के लीडर्स को। देखिए नीतीश जी का विरोध उनकी राजनीति में, उनके लिए जो उनका अस्तित्व है, नीतीश कुमार जी के विरोध के बगैर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अप्रासंगिक है और इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। उन्होंने जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार दे करके
मदद करने की कोशिश की। उसके बाद उनकी पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको हैसियत बता दी। अब 2 टुकड़े हो गए उनके। अब जो दल कभी मौसम वैज्ञानिक हम लोगों के नेता थे रामविलास जी, लेकिन दल बदलने का जो एक कीर्तिमान है वो भारतीय राजनीति में एक तरह से भजन लाल जी के परिष्कृत संस्करण थे। और एक अलायंस जिसकी स्थापना करने वाले कोई दल, आज इंडिया अलायंस की स्थापना करने वाला कोई दल उनके साथ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर दलों के साथ धोखा करने का अगर इतिहास हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है जी। अब ये नीतीश कुमार जी से उनकी किसी भी गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर के सवाल खड़े करेंगे तो ये बेहद हास्यास्पद दिखता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि समय जरूर निकला है, लेकिन हम सही दिशा में हैं। बंद कमरों में एक भय का गठबंधन जो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए जो इन्होंने दबाव बनाया है अपने साथ आने के लिए अनेक दलों को जी, या ऐसे कमजोर दल जिनको ये संख्या बल की दृष्टि से कह सके कि आपसे ज़्यादा हमारे पास दल है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं नहीं है। उनको जो भी मिल जाएगा वो संतोष इसलिए करेंगे कि नहीं तो जेल जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसके पास बड़े कद्दावर नेता हैं, अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं और कई राज्यों में प्रभावशाली विपक्ष के नेता हैं। तो हमारा मानना है कि इस गठबंधन के मूल्यांकन में थोड़ा निष्पक्ष होकर के अगर हम सोचेंगे तो चुनौतियां हमारे समक्ष जरूर आएंगी, लेकिन जब हम मिलकर लड़ेंगे तो इसका मुकाबला करने का मादा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। अच्छा चलिए, देखिए ये बात तो सुधांशु जी, जब भारतीय जनता पार्टी को वैसा नहीं है। जब गठबंधन बना था तो कहा जाता था कि ये नेता तो कभी एक कमरे में बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। आज उनकी 5 बैठकें हो गई, आज उन्होंने अध्यक्ष भी चुन लिया, संयोजक भी शायद बना लें, किसी को तो बना ही लेंगे। अब सीट शेयरिंग पर भी बातें हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल अभी मिलकर निकले, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। समाजवादी पार्टी की 2 राउंड मीटिंग हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है ममता जी ने भी अपना ऑफर तो दे ही दिया है, बंगाल में भी कुछ तो तालमेल हो ही जाएगा। तो इस जो भी कुछ कहा जाता था कि गठबंधन जो है अभी 4 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, आज होते होते देखिए तो सीटों की बात करने लगा है। देखिए पहली मीटिंग मुझे जहां तक ध्यान है मई के महीने में हुई थी पटना में। तो 8 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद ये एक नाम पर अभी घोषणा कर पाए हैं, और वो भी जो आपने नाम लिया जिन नेताओं का, उन्हीं में से 2 नेता, तो केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी का प्रस्ताव था, और वो भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया प्रस्ताव था। और इसके दूसरा तो पहला तो अगर ये माने कि 3 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर क्या होगा इस बात को तय करवाने में बाहर के दल सफल हो रहे हैं, और दूसरा पक्ष देखें तो एक प्रकार से ये कांग्रेस की राजनीति अपने ढंग से सफल हो रही है कि कांग्रेस ही इसका नेतृत्व करेगी, और इस पूरे गठबंधन का यदि कोई थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है तो क्षेत्रीय दल के रूप में व्यवहारिक दृष्टि से सिमटती हुई कांग्रेस, क्योंकि अब हिमाचल और कर्नाटक जैसे 2 राज्य ही रह गए हैं उनके पास, उसको एक बार पुनः राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित होने का अपना एक अवसर तलाश सकती है। और खड़गे जी बने हैं तो हम ठीक है, हम स्वागत करते हैं, पर खड़गे जी ये बात जवाब दे दें कि उनका सबसे बड़ा राज्य जो कर्नाटक है, जहां से वो स्वयं आते हैं, कांग्रेस से कितने मुद्दों पर सहमति है। अभी बिहार चुनाव में तो बहुत जोर जोर से लोग बोलते थे जातिगत जनगणना कराइए, पूछिए कर्नाटक में है जातिगत जनगणना का आंकड़ा कर पाएंगे? डीके शिव कुमार जी खुले चुनौती दे चुके हैं कि अगर जनगणना कराने का प्रयास किया तो उसका अंजाम क्या होगा, पूछे हिमाचल में कर पाएंगे? जहां राज्य में सत्ता में करके दिखाओ ना, फिर भाषण दो। यह दर्शाता है, जनता साफ देख रही है, ये खाने के दांत और दिखाने के दांत और, किसी भी मुद्दे के ऊपर बोलने की बात और कुछ और बात और। वैसे कहेंगे राम मंदिर का हम बहिष्कार करेंगे तो फिर कर्नाटक में इनके कुछ नेता मंदिरों के अंदर कहेंगे नहीं नहीं हम तो उसके अंदर पूजा अर्चना करेंगे। कोई भी विषय हो, आर्थिक विषय हो, कोई अन्य विषय हो। अब बताइए, एक कितनी इन्होंने बात कही कि जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है वहां आपस में लड़ेंगे, यानी केरल में। अरे गजब है साहब, पूरा देश देख के क्या समझेगा, केरल में लड़ेंगे, फिर दिल्ली में साथ रहेंगे, फिर जहां मौका पाएगा वहां लड़ लेंगे, वहां पे साथ आ जाएंगे। इसलिए ये भ्रम से भरे हुई एक मजबूर सरकार चाहते हैं जहां, और एक और उनके नेता ये कह रहे हैं सुधांशु जी कि जहां भाजपा नंबर 3 नंबर 4 की पार्टी है, उससे लड़ने के लिए नंबर 1 नंबर 2 दल को समझौता करने की थोड़ी जरूरत है, जैसे केरल हुआ या पंजाब हुआ।
बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। इससे यह साफ हो गया कि एक आध राज्यों को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की राजनीति की केंद्र बिंदु और आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो गई है। जैसे हम कभी बचपन में सुना करते थे, हम लोगों के बचपन में, कि देश की राजनीति कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होती थी, आज पूरे भारत की राजनीति बीजेपी वर्सेस रेस्ट और मोदी वर्सेस रेस्ट हो गई है। चाहे हम किसी जगह सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, और जहां हम नहीं है तो बोलिए, यह सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ बयान, ये पंजाब और में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बयान देती है भाजपा के खिलाफ। और केरल में आप आइए, दक्षिण में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ वहां बयान देते हैं भाजपा के खिलाफ। और ऐसा भी नहीं, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। केरल में तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में हम अभी भी सबसे बड़े दल हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 50% वोट के ऊपर आगे बढ़ना, इनको आपस में बंटवारा करने दीजिए, बंटवारे को लेकर इनकी तकरार होने दीजिए। हमारा लक्ष्य है कि 50% वोट हासिल करना, और कई राज्यों में हम कर चुके। पिछले चुनावों में 224 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिला था, और इस बार हमारा लक्ष्य है कि 300 सीटें ऐसी हो जो भाजपा 50% से अधिक वोट हो और हम 400 का आंकड़ा पार कर सकें। ये सवाल वैसे तो ठीक है कुलदीप जी। सीताराम येचुरी कह रहे हैं बंगाल में कोई अलायंस नहीं होगा, कह रहे हैं केरल में कोई अलायंस नहीं होगा। आपके कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि चौथे नंबर की पार्टी है भाजपा यहाँ पर पंजाब के अंदर, हम नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी आपस में क्यों समझौता करेंगे। तो ये या चुनाव में लड़ाई होती है, ये फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है? देखिए सौरभ भाई, अभी सुधांशु जी ने सब कुछ बता दिया इंडिया गठबंधन के बारे में। अपने एनडी गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बताया एक बार भी। हमने तो इनसे पूछ रहे बताया ना, AIDMK इनको छोड़ के क्यों चला गया? इन्होंने बताया आपके चैनल पे? नहीं बताया। इनको छोड़ के चला गया। अकाली दल इनके साथ आज नहीं है, JDU इनके साथ नहीं है। जो इनके साथ थे वो सब इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इन्होंने सबके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और सर फुटबॉल कम है क्या इनकी पार्टी के अंदर? अब बताइए ना, बिहार के अंदर मैं इनसे पूछ लेता हूं, हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे भतीजे लड़ेंगे? जमुई से कौन लड़ेगा, चाचा है भतीजे? ये बता दें वहां से कौन लड़ेगा? अपना दल को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दे रही है बीजेपी, ये बताएं। तो अभी तो ये अपने आप को क्लियर नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती खड़ा है। और यही सुधांशु जी की और मोदी जी की दिक्कत है कि उनको पता है कि ये जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पे देश में खड़ी हुई है, और ये गठबंधन आप लगा लीजिए कितने परसेंट वोट पे खड़ा हुआ है। 62% वोट पे गठबंधन खड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर। इनको भी पता है कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से आज सीट शेयरिंग की बात हो रही है, ये पहले कहते थे तो बैठ ही नहीं सकते जी, ये तो गठबंधन हो नहीं सकता जी, ये तो सर फुटबॉल हो जाएगा। अब इनको पता लग गया ये गठबंधन भी हो रहा है, सीट शेयरिंग भी हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय हो रहा है, रैलियां भी तय हो रही है, एजेंडा भी तय हो रहा है, सब कुछ तय हो रहा है, इनको सब पता है। और अब ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर कहां पर उस स्थिति में खड़ी है जब ये गठबंधन सामने चुनाव लड़ रहा होगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 38 दल होंगे और सामने 28 दल वो दल होंगे जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार है, जिनके पास हर राज्य के अंदर अपना वोट बैंक है, जहां के लोग उन्हें पसंद करते हैं, जहां लोग आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए दुखी है कि 9 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो दिल्ली के लोग आपको लोकसभा में क्यों नहीं वोट देते? सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की, दिल्ली में आपकी 10 साल से सरकार है कुलदीप जी, ये लोग आप दिल्ली की जनता लोकसभा में क्यों नहीं वोट देती आपको? जुमलेबाजों को वोट दिया तो था, जुमला दिया था इन्होंने 15 लाख का, बहुत हुई महंगाई की मार किया, मोदी सरकार का जुमला दिया था, हर किसी को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया था। आज उन झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाने का काम कर रहे हैं, आज उन झुग्गियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, तभी तो नगर निगम उखाड़ के फेंक दिया 15 साल के बाद इनको। अच्छा ठीक, 15 दो बार से इनके जुमलों में आ गई थी झांसे में, अब आगे नहीं आएगी। 2022 में जब निगम का चुनाव लड़े तो दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया। एक जवाब ले लूं सुधांशु जी से, फिर तहसीन साहब और राजीव जी, अरविंद जी। सुधांशु जी, तो लोकसभा में भी दिल्ली के लोग वोट देने जा रहे हैं। देखिए कुलदीप जी जब बोलते हैं कि कौन किसको छोड़ के चला गया, जब आम आदमी पार्टी बोले तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कुलदीप जी कौन छोड़ के चला गया, गिनाना शुरू करें। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, साजिया इल्मी, एडमिरल रामदास, और तो और आपका संस्थापक विश्वास, कुमार विश्वास, अरे और तो और जिनके दम पे आप राजनीति में आए थे, अन्ना हजारे साहब। आपकी तो वो हालत है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, और बहुत जोशो जुनून में आप बोल रहे थे। कुलदीप जी सुन ले। अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए।
आपने अपने टर्न पे बोली है, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने अपने टर्न पे शांति से। अब दूसरी बात बताता हूं, दिल्ली में पिछले चुनावों में विधानसभा में जनता ने आपको जबरदस्त वोट दिया, आपको मिला 52% वोट, हमें मिला 38% वोट। पर लोकसभा में आपको पता आपको कितना मिला? 52 से 18। कांग्रेस को मिला 22%, ज्यादातर सीटों पे नंबर 2 कांग्रेस, और भाजपा को मिला 56%। दिल्ली की जनता ने भली बार समझा कि आपको कहां से 52 से ले जाएगा 18 पे पटका जाके। क्यों आपके लोग अंदर खाने ये बोलते हैं कि यहां पे केजरीवाल को दे दो, दिल्ली में मोदी मंजूर है। और जिस दिन आप मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए, आपकी स्थिति सामने आ गई। कांग्रेस के बराबर नहीं खड़े, जिस कांग्रेस को 0-0 सीट मिली विधानसभा में भी लोकसभा में भी। जनाब, तो आप गौर से अपने नीचे देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोला था कि तुम्हें तो इसका यकीन नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन है। इसका आज शपथ क्या होगा? जिन शीला दीक्षित और कांग्रेस को बेईमान बेईमान कह के ये लोग सत्ता में आए, जिनके लिए कसम खा के सत्ता में आए कि हम कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और पता नहीं क्या क्या कस्में खा के आए, आज उनके आगे चरणों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरीके से सत्ता में कोई टुकड़ा मिल जाए तो नई राजनीति का ये जो नया चेहरा है, ये जनता के सामने पाक साफ हो चुका है। ये जो दिल्ली का उदाहरण है तहसीन जी, मेरे पास एक कमेंट का ही समय रह गया है। ये कमोबेश हर उस जगह पर लागू होता है जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और ये वोट केवल ये कहना कि बीजेपी का अलग वोट है, ये भी नहीं। मैं कहता हूं ये नरेंद्र मोदी का अपना अलग वोट है, जो अपनी पार्टी को अलग से लाकर देते हैं, जो उनके उम्मीदवार से, उनकी पार्टी से ऊपर उठकर उनको वोट मिलता है। अभी आप कह रहे थे हमें कुछ ऑल्टरनेट विजन देना पड़ेगा। आप शायद कोई विजन दे भी दें, लेकिन नरेंद्र मोदी का विजन कब देंगे या कहां से लाके देंगे? नहीं, ये बात मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मोदी जी एक एक्स फैक्टर है चुनाव में, और इस देश के सबसे बड़े नेता है, तो वो एक एक्स फैक्टर है जो अपने लिए वोट ले आते हैं अपनी पार्टी के लिए। उदाहरण के तौर पे 2018 राजस्थान की चुनाव जब मैं गया था, सब जगह पे मैं सुनता था मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इस बात को हमें मानना होगा, और इसलिए पॉलिटिक्स एकेडमिक में हमें प्रैक्टिकली देखना होगा। देखिए, मैं खुद कहता हूं कि भाजपा को 38% वोट मिलता है, 62% ऑपोजिशन को, ये तो मैंने खुद कहा, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली देखना होगा। 62% वोट और 38, लेकिन हम जो इंडिया अलायंस का वोट है कहां से आता है? ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया। अगर मान लो हमने स्वीप भी कर लिया तो कितनी सीट, एक राउंड फिगर में अगर बात करें तो 210 सीट, 300-290 सीट ये नॉर्थ इंडिया से ली जा रहे हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकली वहां पर दिक्कत है। जब तक आप नॉर्थ इंडिया में नहीं जीतो, क्या भाजपा को नहीं हरा सकते? वहां पर अगर आपने 70-80 सीट जीत गए तो आप इंडिया अलायंस में इस सब के बावजूद राहुल गांधी कल अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू करेंगे। उसके लिए हम किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव, मैं कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं, राहुल जी की बात या जी की बात या नीतीश जी की बात नहीं, ये सब मेरे से बहुत बड़े नेता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज कह रहा हूं। तो हमें प्रैक्टिकली, अगर भाजपा को प्रैक्टिकली हराना है, ईच सीट पे लो हैंगिंग फ्रूट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहां पर कौन सी सीट पे जीत सकते हैं, प्रैक्टिकली उन चीजों पे लड़ना है, एकेडमिक डिस्कशन से बाहर आना है। अब मैं आपको आपकी शो पे एक लास्ट प्रेडिक्शन करते जाता हूं, कल परसों आप खेल लेना। भाजपा जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब भी उनको थोड़ा दिक्कत है, अब महाराष्ट्र का खेल शुरू होगा, अब देखना इस चीज को। भाजपा प्रैक्टिकली कुछ कर रही है, इस चीज को समझ के एंटिसिपेट करते उस पे लड़ना। अब आपने कहा तो नजर खास हम और रखेंगे महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। मेरे पास समय इतना ही था। सुधांशु जी शुक्रिया, अरविंद जी मैं कम समय दे पाया आज, माफी चाहता हूं। शुक्रिया आपका, राजीव जी, कुलदीप जी, तहसीन पूनावाला, बहुत धन्यवाद आपका।